हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसको आप बहुत ही पसंद कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोग इसको पसंद करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को जो पढ़ाया था, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने G20 पढ़ाया था। तो G20 से संबंधित जो भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, सारी की सारी चीज़ें हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट की थी। हमने जो भी गहराई, जितनी गहराई से हम उसको पढ़ सकते थे उतनी गहराई से हमने उसको पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटो, ठीक है ना। ठीक है, आज हम नेटो पढ़ेंगे। नेटो से संबंधित जितने भी चीज़ें एग्ज़ाम में हमारे आती हैं, सारी की सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी जानकारी बता दूं इससे नई श्रृंखला के बारे में। दो तीन तरह की मैंने श्रृंखला चालू की है। एक तो मैंने जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं वो सारी क्लासेस हम लेकर आएंगे, सारे के सारे शिखर सम्मेलन। ठीक, उसके बाद जो हम नदियों की जो सीरीज लेके आए हैं, नदियों की सीरीज में क्या किया है हमने, पहले मैं ये सीरीज करा चुका हूँ, यानी पूरी ज्योग्राफी कराई थी मैंने। उसमें से नदियों को भी कराया था, नदियों को एक तरफ से मैं पढ़ाता हुआ चला था। लेकिन इस बार जो मैं नदियों को करा रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो नया बच्चा होता है, बिगिनर होता है, उसको नहीं पता है कि किस टॉपिक से हमें कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो उसको यहाँ पर हेल्प होने वाली है। कैसे हेल्प होगी, तो पहले कोई कंटेंट मैं स्टार्ट कराता हूँ उससे पहले उसके मैं क्या करा देता हूँ, थोड़े एमसीक्यू देता हूँ। एमसीक्यू से क्या होगा, जैसे कि आपके मन में जो भी टॉपिक आता है, ठीक है, तो उस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, तो ये एक किससे क्लियर होता है, हमारा एमसीक्यू से। फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट वाइज जो पूरी चीज़ें आती हैं, ठीक। फिर कॉन्सेप्ट के बाद हम फिर एमसीक्यूज कराते हैं, ताकि यहाँ जो एमसीक्यूज मैंने कराए वो सिर्फ एमसीक्यूज कराए कि आप कंटेंट को किस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस कॉन्सेप्ट वाले कंटेंट को हम किस हिसाब से पढ़े, वो हमारे इसमें एमसीक्यूज में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आपसे कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छूटेगी, किस चीज़ को कैसे पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से, कि एग्जाम में उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक। तो आज हम देखते हैं नेटो। नेटो मतलब इसमें क्या, पिछले वीडियो हमने G20 देखा था, नेटो देखेंगे, फिर G7 देखेंगे, G8 हो चुका है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, कोई चीज़ आपकी नहीं छूटेगी, ठीक। ठीक, तो जो नेटो है वो रणनीतिक विश्लेषण इसका हम करने वाले हैं। और जो यूपीएससी, पीएससी, इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम जहाँ पर देखेंगे स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी जो इसकी स्थापना हुई है और इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वो समझेंगे। इसका जो मूल कारण था स्थापना का वो क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के विस्तारवाद को रोकना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक समझाता हूँ। यहाँ पर आप ये यूएसए मान लीजिए यानी अमेरिका, एक तरफ आप मान लीजिए यूएसएसआर, ठीक। ये जो संघ है वो अमेरिका का है और ये जो संघ है वो सोवियत संघ यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो रसिया, ठीक। तो जो नेटो के जो सदस्य हैं, यानी जो यूएसए वो चाहता था कि जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जो सोवियत संघ था उसका विस्तार हो रहा था, ठीक है ना। तो ये जो यूएसएसआर में वो क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे। अगर ये संघ बड़ा हो जाता, यानी ये जो सोवियत संघ है वो बड़ा हो जाता, जो भी इसके आसपास के देशों को जोड़कर, तो इसमें क्या था, यूएसए को खतरा था, क्योंकि ये ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए यूएसए ने, यानी जो यूएसए के जो भी सहयोगी देश थे, उन्होंने एक संस्थान बनाया, ठीक है ना। ठीक है ना, उसका नाम क्या रखा, नेटो, ठीक हो, ठीक। उसका क्या नाम रखा, नेटो। तो नेटो में वे कंट्री आती हैं जो इसके पड़ोसी भी हैं यूएसएसआर के, और इन्होंने
इसके विरोध में, यानी यूएसएसआर को जो बढ़ रहा था इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया। ठीक, चलिए अब आगे। वॉशिंगटन संधि 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि, ठीक है ना। उत्तरी अटलांटिक संधि का मतलब होता है नेटो को बनाने के लिए एक संधि थी, ट्रीटी थी, ठीक है। तो उसको कब हस्ताक्षरित किया गया, यानी कब सिग्नेचर किए गए थे, 4 अप्रैल 1949 को। और वो संधि का कहाँ पर हुई थी, वॉशिंगटन में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉशिंगटन संधि। ठीक, संस्थापक सदस्य उस टाइम पे कितने थे, 12 थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, इनमें से जो प्रमुख थे वो इनके नाम दिए गए। वैचारिक आधार ट्रूमैन सिद्धांत, साम्यवाद का नियंत्रण, कोरियाई युद्ध 1950, नेटो एक सैन्य एकीकरण और कमान संरचना को मजबूत करने का मुख्य कारण बना। ठीक, तो ये था इसका जो पृष्ठभूमि थी वो थी। ठीक, ये यहाँ पर दिए गए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा भारत है वो इसका सदस्य नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे नेटो के प्रमुख कानूनी अनुच्छेद की, जैसे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद होते हैं कि इस अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया है, वैसे ही नेटो के लिए भी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। उस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान दिए गए वो समझिए। अनुच्छेद 4, जब किसी सदस्य को अपनी क्षेत्रीय अखंडता या सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है तो परामर्श कंसल्टेशन के लिए वो परिषद क्या कर सकता है, बुला सकता है। जैसे कि नेटो के जितने भी सदस्य हैं उनको लगता है कि कोई भी बाहरी देश, ठीक है ना, यानी ये कोई यूएसएसआर का कोई भी देश इन पर हमला कर रहा है या इनके लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो इस अनुच्छेद का उपयोग करके वो क्या कर सकता है, एक परिषद बुला सकता है। तो इसमें परिषद बुलाना कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो अनुच्छेद 4 में, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 5, सामूहिक रक्षा, एक पर हमला सब पर हमला, ठीक है ना। उन 9/11 हमलों के बाद इसे ऐतिहासिक केवल एक बार लागू किया गया। ठीक, देखो जैसे कि अमेरिका में हमला हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस टाइम पे इसको माना गया था। और इनका एक एक स्लोगन है, यानी अगर एक कंट्री पर या नेटो के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, अगर एक पे हमला होता है तो सारी की सारी जितनी भी कंट्री होंगी, सदस्य कंट्री होंगी नेटो की, सब पर हमला या माना जाएगा, यानी सब के सब क्या करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे और दूसरे देश के अपोजिट अपना अभियान चलाएंगे। ओपन डोर पॉलिसी, यानी इसका क्या मतलब, कोई यूरोपीय देश जो संधि के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में सक्षम है वह सदस्यता ले सकता है। यानी किसी के लिए भी इसके कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी इसके लिए एलिजिबल है। महत्वपूर्ण यहाँ पर नोट दिया गया, नाटो का अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा का अधिकार से क्या है, प्रेरित है। यानी आत्मरक्षा के लिए इस संगठन को बनाया गया है, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब ये जो देश हैं कब जुड़े थे, ठीक है ना, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिनलैंड 31वां बना था, और जो सबसे नया सदस्य है वो 2024 में जुड़ा था, कौन था, स्वीडन। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि कौन सा सदस्य सबसे नवीनतम है, तो आपको बता देना है आंखें बंद करके, स्वीडन। ठीक है, और कौन सा है वो, 32वां। ज्यादा आपसे डीप में से नहीं पूछा जाएगा। ठीक, सदस्य पूछे जाते हैं जैसे जिनमें बहुत कम सदस्य होते हैं, जैसे 7, 8, 10 सदस्य हैं, तो उनसे पूछे जाते हैं G7, G8, ठीक है ना, इससे पूछ लिए जाते हैं। ब्रिक्स के पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, संगठनात्मक संरचना सिविल एवं सैन्य। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक परिषद यानी NAC सर्वोच्च राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करना जरूरी है, यानी ज्यादा कर सकती है सप्ताह में, लेकिन एक बार तो कंपलसरी है। सैन्य समिति रणनीतिक सैन्य सलाह प्रदान करना, इसमें सदस्य देशों की रक्षा के प्रमुख शामिल हैं। महासचिव, मुख्य सिविलियन अधिकारी वर्तमान में कौन है, जेंस स्टोल्टनबर्ग। कहाँ के, ये नॉर्वे के। सेप यूरोप में संयुक्त सैन्य कमान मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, चलिए आगे। भारत और नेटो प्लस, यानी
अभी एक अपडेट किया गया, इसमें नेटो प्लस बनाया गया, एक सुरक्षा व्यवस्था जिसमें नेटो सदस्य 5 प्रमुख साझेदार ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजरायल और दक्षिण कोरिया शामिल है। अमेरिका का प्रस्ताव क्या था? अमेरिका कांग्रेस समिति ने भारत को इसमें शामिल करने की सिफारिश की ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत ने क्या बोला? इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर के अनुसार भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है, यानी इस पे वो नहीं आएगा। ठीक। भू राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ सकता है? इसमें शामिल होने से रूस के साथ भारत के जो पुराने संबंध है, भरोसेमंद संबंध है, जो रक्षा संबंध, उन पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक। चलिए आगे। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न लगाए हैं मैंने, तो ये प्रश्न थोड़ा हम देख लेते हैं। नाटो के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सॉरी गलत है? तो ये हमारे लिए एमसीक्यूज हैं, और ये एमसीक्यूज हमारे पीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी यूपीएससी और पीएससी वाले हैं, तो आप इसको गहराई से समझिए, ठीक है ना। नाटो के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना वॉशिंगटन संधि के द्वारा हुई। क्लियर हो रहा है आपको? इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। क्लियर, चलते जाना। स्वीडन इसका 32वां सदस्य है। कोई भी दुविधा हो रही है अभी तक? नो। अनुच्छेद 5 के अनुसार 9/5/9/11 हमले के बाद लागू किया था अनुच्छेद 5, ठीक है ना। तो इसका जो गलत जो आंसर है वो होता है, वो क्या है? ऑस्ट्रिया, यानी बी। यानी इसका जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में नहीं है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। चलिए आगे। अगला है नेटो प्लस समूह में वर्तमान कौन सदस्य शामिल नहीं है? जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इजराइल। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत इसमें शामिल नहीं। तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि सर हाँ, मुझे ये क्लास बहुत पसंद आई, प्लीज़ आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगे, लेकिन आप जब तक मुझे सहयोग करते हैं तब, ठीक है ना। ओके। मैं आपसे कभी नहीं बोलता हूँ कोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कभी नहीं बोलता। लेकिन आप कम से कम आइए, देखिए, और आप अपने जो भी आपकी जर्नी है उसको आगे बढ़ाइए, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर से प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, नाटो के निर्णय सदस्य देशों का बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। तो इसका आंसर पे केवल एक, यहाँ पे क्या बताना कौन सा सत्य है? केवल दो, दोनों, ना तो एक। तो दोनों गलत हैं। नाटो एक स्वतंत्र संगठन है और निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, ना कि बहुमत से। कोई बहुमत नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए नाटो का विस्तार बनाम वैश्विक शांति विषय पर 250 शब्दों में एक उत्तर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का नाटो, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा नाटो नेटो, ठीक है ना। तो आज के बाद भी हम आपके लिए ऐसे ही चीज़ें लेकर आएंगे, बस आप मेरे साथ खड़े रहिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।